अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम अरब कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो 11,000 साल पहले भी आबाद था। ऐसा कंट्री जिसको दुनिया के कुछ मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से हर वक्त यहाँ हालात ख़राब रहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सीरिया की। ये कंट्री इस्लामिक लिहाज से क्यों अहम है और यहाँ बहुत सी ऐसी कब्र मौजूद हैं जिनको देखने के बाद बेसाख्ता आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। इस कंट्री की तारीख क्या है, मुल्क का सदर कौन था और क्यों भागने पर मजबूर हो गया, और आगे इस मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है। इसके अलावा इस मुल्क के मुक़द्दस मुकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। फिर शुरू करते हैं वीडियो। सीरिया, इस कंट्री का ऑफिशियल नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे शाम के नाम से जानते हैं। शाम में तकरीबन 23 मिलियन लोग आबाद हैं। ये कंट्री आबादी के लिहाज से दुनिया के 57 नंबर पर आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 1,85,000 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 87 नंबर पर आता है। शाम मशरकी विस्ता में वाक़या एक तारीख़ी और अहम मुल्क है जो अपनी कदीम तारीख़ और जोग्राफ़ी अहमियत की वजह से दुनिया भर में फेमस है। अगर इस कंट्री के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ तुर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान और इसराइल वाक़या है, दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी की साहिली पट्टी लगती है। शाम में 90% लोग मुसलमान आबाद हैं, जिनमें 74% लोग सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 16% लोग शिया मसलक के हैं। बाकी 10% आबादी क्रिश्चियन, यहूदी और दूसरे मज़ाहब के लोगों पर रहने वाले लोग हैं। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं, लेकिन शाम में रहने वाले लोग बहुत बहादुर और मेहमान नवाज होते हैं। पिछले 50 साल से ये मुल्क पसमानदगी का शिकार है। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा अरबी ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोग फ्रेंच और कुर्दी ज़बान बोलते हैं। हालात जंग में होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी सकाफ़त को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। इसी वजह से इस कंट्री को मिडल ईस्ट का सबसे ज़्यादा तारीख़ी मुल्क माना जाता है, जहाँ बहुत से सहाबा कराम भी तशरीफ़ लाए और इनकी कब्र मुबारक भी मौजूद है, जो आगे हम आपको वीडियो में इनकी ज़ियारत भी करवाएंगे। इस कंट्री में बहुत से फ़लस्तीनी, इराकी, लेबनानी और कुर्दिश लोग भी आबाद हैं। कंट्री का दारुल हुकूमत दमिश्क है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और तारीख़ी शहर है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे कदीम शहरों में दमिश्क आता है। एक अंदाजे के मुताबिक दमिश्क में तकरीबन 11,000 साल पहले भी लोग आबाद थे। दोस्तों, दमिश्क का शहर यास्मीन भी कहा जाता है और इसकी खूबसूरती और गहराई तारीख़ की अलामत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल अलैहिस्सलाम की कब्र भी दमिश्क में ही मौजूद है, और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि दुनिया का पहला कत्ल भी इसी शहर में हुआ था। लेकिन ये कब्र इनकी ही है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर बात की जाए इसकी तारीख़ की, तो ये इलाका 11,000 साल पहले भी आबाद था। पहली सदी में ये रूमी सल्तनत का हिस्सा था। 636 ईस्वी में जंग यरमोक के बाद शाम मुसलमानों के ज़ेर असर आ गया। 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक दमिश्क अमली खिलाफत का दारुल हुकूमत बन गया। जब अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो शाम बगदाद के मुतहद था। 12वीं सदी ईस्वी में सलाहुद्दीन अयूबी ने सलेबी जंगों में सीरिया के इलाकों को आज़ाद करवाया, क्योंकि अगर फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करना हो तो सीरिया को इससे पहले फ़तह करना ज़रूरी था। इसी वजह से इसकी जोग्राफ़ी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसराइल हमेशा सीरिया को कमज़ोर देखना चाहता है। कुछ दिन से आप सीरिया के बारे में न्यूज़ चैनल पर देख रहे होंगे। इस चीज़ की तरफ इशारा है कि इसराइल अपना असर रसूख शाम में बढ़ाना चाहता है, जो यहूदियों को एक ग्रेटर इसराइल के प्लान का हिस्सा है। ये मुल्क 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। 400 साल तक इसके ज़ेर इंतज़ाम रहा। 1918 में फ़्रांस ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और 1946 में
آزادی کی جدوجہد نے زور پکڑا اور شام نے فرانس سے آزادی حاصل کر لی، لیکن 2011 میں دوبارہ خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا اور ملک کے حالات بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ 2011 میں بھی سول وار ملک کے صدر بشار الاسد کو اتارنے کے لیے ہی شروع ہوئی تھی۔ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی انگلینڈ میں مکمل کی۔ اس کی دلچسپی سائنس اور میڈیکل فیلڈ میں تھی۔ سیریا میں 50 سالوں سے ایک ہی خاندان کی حکومت ہے۔ 1994 میں بشار الاسد کے بھائی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ ہلاک ہو گئے، جس کی وجہ سے بشار الاسد کو ملک کا صدر بننا پڑا، جہاں سے اس کا ایسا سفر شروع ہوا جس میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست کے میدان میں قدم رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں میں نفرت اور تقسیم پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف بشار الاسد بھی ملک کو پوری طرح ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے، لیکن اس کو رشیا اور ایران کی حمایت حاصل تھی، جو امریکہ اور اسرائیل کو بھی کھٹکتی تھی۔ اس ملک میں 10 سے بھی زیادہ باغی تنظیمیں موجود ہیں۔ بشار الاسد نے حالات خراب ہونے کے بعد رشیا میں سیاسی پناہ لے لی اور اب کہا جا رہا ہے کہ شام کے حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جو باغی تنظیمیں موجود ہیں وہ اقتدار کے لیے لڑیں گی، جس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ اس وجہ سے اسرائیل شام کے بارڈر کے پاس، جسے غلام ہائٹس کہا جاتا ہے، ایکٹیو ہو چکا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے سب سے فیمس شخص سٹیو جاب کے والد بھی سیریا کے تھے، جن کا نام عبدالفتاح جندالی تھا، جنہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، اور جون شیل سے ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام سٹیو جاب تھا، اور یہ ایپل کمپنی کا بانی ہے، لیکن یہ بچہ بغیر شادی کے پیدا ہوا تھا۔ دوستو، اس ملک کی جی ڈی پی 9.42 بلین ڈالر ہے، جبکہ 2010 میں سول وار سے پہلے اس کی جی ڈی پی 252 بلین ڈالر تھی۔ لیکن آج اس ملک کی یہ حالات ہیں کہ رات کے وقت اوپر سے اگر سیریا کو دیکھیں تو 83% لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $470 ہے، جو دنیا میں سب سے کم مانی جاتی ہے۔ اس ملک کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک ہے۔ دنیا کا سب سے فیمس دریائے افرات بھی یہاں سے بہتا ہے، اور یہ پانی ترکی سے گزر کے آتا ہے۔ اس کنٹری پر پابندیاں کئی سالوں سے ہیں، جس کی وجہ سے معاشی بحران کا شکار ہے۔ آج اس کنٹری کی کرنسی بھی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے 46 سیرین پاؤنڈ ملتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو دمشق میں موجود زیارتیں کرواتے ہیں۔ دمشق اسلام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ مبارک بھی دمشق میں موجود ہے۔ یہاں بہت سے زائرین آتے ہیں۔ اس علاقے کو زینبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں زیادہ تر عورتیں حجاب میں نظر آئیں گی۔ روضہ کافی بڑا اور خوبصورت بنایا گیا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے بعد شام کے مختلف بازاروں سے گزار کر لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بی بی سکینہ کا روضہ مبارک بھی موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں۔ چلیں اب چلتے ہیں ایک اور زیارت کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 زوجہ اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک بھی اسی شہر میں ہے۔ یہ دونوں روضے ایک ہی مقام پر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے مبارک پر بھی جا سکتے ہیں، جہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان آتے ہیں۔ دوستو، یزید مردود کا دربار بھی دمشق میں موجود ہے۔ اس دربار میں ایک زمانے میں بتوں کی پوجا بھی ہوا کرتی تھی۔ آج یہ ایک مسجد ہے جس کو امین مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں یزید بیٹھا کرتا تھا۔ دوسری طرف یہ وہ جگہ ہے جہاں سادات کے قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس مسجد کے پاس ہی بازار شام ہے، جو اس دور سے قائم ہے، اور اسی بازار سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو گزارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مسجد کا ایک ایسا مینار بھی ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی مینار پر اتریں گے۔ اسی مسجد میں دفنایا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا مزار اسی مسجد کے بالکل سامنے واقع ہے، جو اسلام کے ایک جنگجو
कमांडर थे जिनका सबसे बड़ा कारनामा बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करना था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स भी शाम में दरियाफ़त हुए थे। दमिश्क से 56 किलोमीटर के फासले पर एक तारीख़ी इलाका है जिसका नाम मलूला है। ये ऐसा इलाका है जहाँ आज भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की ज़बान बोली जाती है। ये आबादी एक पहाड़ी पर वाक़या है जिसे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा देखने आते हैं। दमिश्क के बाद सबसे ज़्यादा तारीख़ी शहर हल्ब है जिसे इंग्लिश में अल्फू कहा जाता है, जहां आपको सल्तनत उस्मानिया के दौर के आसार सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। इस शहर में भी बहुत तारीख़ी मसाजिद मौजूद हैं। अगर आप रोमन एम्पायर के आसार कदीमा देखना चाहते हैं तो आप पैमरा जा सकते हैं। इसी इलाके को ब्राइट और डिज़र्ट भी कहा जाता है। मकाम सईदा रुकैया सलाम अलैहा का रोज़ा भी दमिश्क में मौजूद है, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हैं। ये ज़ियारत गाह इस्लामी तारीख़ में अहले बैत की सब्र व कुर्बानी को याद दिलाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी शाम के शहर हम्ज़ में मौजूद है। आज इस शहर को बहुत हद तक तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, दमिश्क में एक जबल कसमून है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर कई अंबिया ने दुआएं की, इसी वजह से इस जगह को रूहानी अहमियत हासिल है। ये भी दमिश्क के करीब वाक़या है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस्लामी लिहाज से शाम कितनी अहमियत रखता है और इसी वजह से दुनिया इसके हालात को ठीक होता नहीं देख सकती। इस वक्त बहुत से पाकिस्तानी भी एयरपोर्ट पर मुश्किल में हैं। अल्लाह ताला इनके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए आसानी पैदा करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।